गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ना है चैप्टर नंबर 3। हाई स्कूल का चैप्टर नंबर 3 है आपका, थर्ड है ना, थर्ड चैप्टर। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये आपका चैप्टर का नाम है। ठीक, तो इसका चैप्टर, पहले चैप्टर का नाम क्या है इसका मतलब समझ जाते हैं। दो चर वाले, यानी इसमें चर की बात कर रहा है। कितने चर हैं? दो। रैखिक समीकरण और युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। तो अब समझते हैं चर अक्षर क्या है, जानते हैं। बीजगणित में जो अक्षर निरूपित करते हैं उनको कहा जाता है चर। चर का मतलब होता है चलायमान, जिसका मान बदलता रहता है। तो जितने अक्षर हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब जितने हैं, इनका मान हर क्वेश्चन में क्या होता है, अलग अलग होता जाता है। ये क्या कहलाते हैं? चर। और जितने अंक होते हैं 5, 10, 25, 30 या फिर -5, इनका वैल्यू फिक्स होता है। बस इनका पोजीशन के हिसाब से, इनमें प्लेस वैल्यू के हिसाब से, अगर 5 इकाई पे है तो इकाई होगा, दहाई पे है तो दहाई होगा, ऐसे करके प्लेस वैल्यू के हिसाब से इनका वैल्यू बदलता है। लेकिन जो इनका फेस वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू, वो 5 का मतलब 5 ही रहेगा, 10 का मतलब 10 ही रहेगा। लेकिन ये जो एक्स वाई जेड ए बी सी है, इनका हर एक क्वेश्चन में क्या होगा, मान अलग अलग होता रहेगा। ये कहलाते हैं चर। ठीक, और ये कहलाते हैं अक्षर। चर में आते हैं अक्षर और अक्षर में आते हैं अंक। ठीक, तो ये कह रहा है दो चर वाले, यानी चर की संख्या कितनी है? दो। अब आया, आगे लिखा है रैखिक समीकरण युग्म। समीकरण शब्द का अर्थ समझते हैं। समीकरण पहले पढ़ चुके हैं। समीकरण क्या होता है कि दो बीजीय बहुपद होते हैं, यानी बीजगणितीय बहुपद होते हैं, जिनमें समानता को प्रदर्शित करता है, उसे कहते हैं समीकरण। यानी अगर कहीं लिख दिया जाए 3x + 2y बराबर, कहीं आ गया 6x - 10, ऐसे करके आ गया कुछ, मान लीजिए यही आ गया, तो ये दिखा रहा है कि ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है। इन दोनों के बीच में समानता का संबंध है, यानी दोनों बराबर है। ये क्या कहलाएगा? एक प्रकार का समीकरण। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में एक तरफ कर लेते हैं चर वाले को, दूसरी तरफ कर लेते हैं अचर वाले को, ताकि अच्छे से तुलना किया जा सके। तो ये कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म। अब समीकरण में आता है रैखिक। क्या होता है रैखिक? उसको बोलते हैं जिसका घात क्या हो, मैक्सिमम 1 हो। अगर मैक्सिमम घात 2 हो गया तो उसको द्विघात बोलते हैं। मैक्सिमम घात 3 हो गया तो उसको त्रिघात बोलते हैं। इसी तरह इसी क्रम में वो आगे बढ़ता जाता है। और रैखिक का मतलब जिसका घात 1 हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता दिया जाए, हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं। हम लिख दिए कहीं 3x + 5 = क्या लिख दें, ठीक, कहीं लिख दिए देखिए ये 3 चीजें लिखा हुआ है। ये भी एक प्रकार का समीकरण है, ये भी एक प्रकार का समीकरण है, ये भी एक प्रकार का समीकरण है। इसमें एक चर है, चर का मैक्सिमम घात कितना है? 1 है। तो ये क्या कहलाएगा? एक घात वाला, या इसी को बोलते हैं रैखिक। इसमें चर का मैक्सिमम घात कितना है? 2। इसको क्या बोलेंगे? 2 घात वाला। ये 1 घात वाला था और ये 2 घात वाला। इसमें मैक्सिमम कितना है? 3 घात। इसको क्या बोलेंगे?
त्रिघात वाला। ठीक, तो त्रिघात वाला समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, ये त्रिघात समीकरण है। लेकिन इसमें चर की संख्या क्या है? ये x है, यहां पर भी केवल x है और यहां पर भी x ही है। ये सब क्या है? एक चर वाले हैं, एक चर वाले हैं। ठीक, दो चर वाले का मतलब ये हुआ कि जिसमें चर की संख्या दो हो। जैसे हम लिख दिए 4x + 2y = 12। ठीक, ये क्या है? रैखिक है, लेकिन कितने चर हैं? दो चर हैं। कहीं लिख दिए 3a - 2b - 10 = 0। इसमें कितने चर हैं? दो हैं। समझ में आ रहा है? यानी अगर चर की संख्या एक हो तो उसको एक चर वाला बोलेंगे, और घात भी एक हो तो एक चर वाला रैखिक समीकरण। चर की संख्या एक हो और घात दो हो तो उसको क्या बोलेंगे? एक चर वाला द्विघात समीकरण। कहीं आ गया मान लो a² - 3a + 2b² - 4b = ऐसे आ गया 20 करके। ठीक, इसमें चर कितने हैं? दो, और मैक्सिमम घात कितना है? दो। तो चर तो दो है, लेकिन ये रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि घात क्या है? एक से अधिक हो गया है। ठीक, समझ गए? तो मैक्सिमम घात देखा जाता है, ये मैक्सिमम घात एक से अधिक है, यानी ये रैखिक नहीं है। ये दोनों क्या हैं? ये रैखिक हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी घात क्या है? एक है, यहाँ पर भी मैक्सिमम घात एक है। ये टिक लगाए हैं, ये घात नहीं है। ठीक, यहाँ पर भी घात क्या है? एक है, यहाँ पर भी घात एक है। यानी कि अगर मैक्सिमम घात एक हो तो उसको बोलेंगे रैखिक समीकरण, अगर मैक्सिमम घात दो हो तो उसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। चर की संख्या एक हो तो एक चर वाले समीकरण, चर की संख्या दो हो तो दो चर वाले समीकरण। इसी तरह रैखिक में चर की संख्या तीन भी हो सकती है। जैसे कहीं आ सकता है x + y + z = 20, x - y + z = 14, x + y - z = 12। मान लो इस तरह का आ गया, तो इसमें कितने चर हैं? तीन चर हैं। तो ये क्या हो जाएगा? तीन चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। तीन चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक, समझ गए? अभी आप क्या समझे कि ये जो चैप्टर आपको पढ़ना है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, एक चीज तो छूट ही गया। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। यानी कि अगर रैखिक समीकरण में एक चर वाला समीकरण हो तो उसको हल करने के लिए केवल एक समीकरण की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए लिख दे 3x - 5 = 4। एक चर है और रैखिक है, तो केवल इसी एक समीकरण से इसका मान निकल जाएगा। ठीक, लेकिन अगर दो चर हो और एक समीकरण दिया हो तो उससे उसका मान नहीं निकलेगा। अगर कहीं लिख दे a + b = 12। ठीक, a + b = 12, तो ये एक समीकरण है। अब केवल इस एक समीकरण से आप a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा एग्जैक्ट नहीं बता सकते। बहुत सारी संभावनाएं हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? जैसे क्या क्या हो सकता है a और b का वैल्यू? मान लो 11 और 1 हो सकता है, 10 2 हो सकता है, 9 3 हो सकता है, 8 4 हो सकता है। इसी तरह होता जाएगा। प्लस अगर इसमें से किसी को माइनस ले लिए तो मान लो -12 + 1 हो सकता है, -13 + 1 हो सकता है, -14 + 2 हो सकता है। ऐसी बहुत सारी संभावना है। यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं बता सकते। तो कहने का मतलब है कि अगर रैखिक समीकरण है और दो चर हैं तो एक समीकरण से आप दोनों का वैल्यू नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर इसी में अगला समीकरण मान लीजिए हमने लिख दिया a - b = 4,
कि a प्लस बी बराबर 12 और a माइनस बी बराबर 4। तो अब इन दोनों के मान निकल जाएगा, मान एग्जैक्ट निकलेगा। जैसे a का मान क्या हो जाएगा यहाँ के लिए 8 और b का मान हो जाएगा 4। इन दोनों को जोड़ के देखिए, जोड़ेंगे तो क्या होगा 12, घटाएंगे तो क्या होगा 4। यानी ये इसी मान पे सेटिस्फाई होगा। यानी अब फिक्स हो गया कि यहाँ पे इतनी सारी संभावनाएं थी, लेकिन इसमें से कौन सा वैल्यू होगा 8 और 4। तो कहने का मतलब यह है कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास कम से कम 2 समीकरण होने चाहिए। और 2 समीकरणों के जोड़े को या तो जोड़ा कहा जाता है या तो हिंदी में उसका लिए शब्द यूज किया जाता है युग्म। ठीक, तो यही लिखा है रैखिक समीकरण युग्म। यानी कि 2 चर वाले जब रैखिक समीकरण लिखेंगे तो ये युग्म के रूप में ही होगा, जोड़े के रूप में ही होगा, तभी वो सॉल्व हो पाएगा। ठीक, ये समझ गए। अब देखते हैं कि आपके सिलेबस में उत्तर प्रदेश का जो एनसीईआरटी पैटर्न है हाई स्कूल में क्या है। ठीक, हाई स्कूल में इनको सॉल्व करना है। इन समीकरणों को सॉल्व करने का 3 तरीका दिया हुआ है। पहले तो 4 था, लेकिन अभी क्या है आपके सिलेबस में केवल 3 है। पहला मेथड क्या, पहला मेथड है ग्राफीय विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है विलोपन विधि। तीनों का मतलब समझते हैं। पहले शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये तीनों होता क्या है, फिर डिटेल में इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। तो ग्राफीय विधि का अर्थ ही शब्द से ही समझ में आ रहा है कि ग्राफ से रिलेटेड विधि है। यानी इसमें आप ग्राफ का निर्माण करेंगे और ग्राफ के निर्माण के आधार पर बताएंगे कि इस समीकरण युग्म का हल क्या होगा। ठीक, दूसरा है जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। यानी प्रतिस्थापन का अर्थ, शब्द प्रतिस्थापन का अर्थ हुआ उसके स्थान पे, मतलब एक के स्थान पे दूसरे को स्थापित हो जाता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है प्रतिस्थापन। यानी इसको इस तरह हल किया जाएगा कि इसमें किसी एक 2 चर का मान निकालना है, किसी एक चर के वैल्यू को, जैसे a है और b है, तो किसी एक चर के वैल्यू को दूसरे के जगह पे, इसका मान इसके जगह पे रख दिया जाएगा और तब इसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये कहलाएगा प्रतिस्थापन विधि। ठीक, तीसरा जो विधि है जिसका नाम है विलोपन विधि। तो हिंदी में एक शब्द आता है, जैसे जो प्रजातियां हैं विलुप्त हो जा रही हैं, विलुप्त होने का मतलब क्या हो जाए, वो खत्म हो जाए, गायब हो जाए। ठीक, तो विलोपन जो शब्द है, यानी ये भी इसमें ऐसे सॉल्व किया जाता है कि किसी एक चर को विलुप्त कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर एक्स वाई से रिलेटेड सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ ऐसी प्रक्रिया, गणितीय प्रक्रिया करेंगे ताकि इसमें से कोई एक चर क्या हो जाए, गायब हो जाए। अगर एग्जांपल देखना चाहेंगे तो इस ग्राफीय विधि में क्या करते हैं कि ग्राफ का निर्माण करते हैं। ग्राफीय विधि में ग्राफ का निर्माण करते हैं। मान लीजिए एक ग्राफ ऐसे प्रदर्शित कर दिया, दूसरा ग्राफ ऐसे प्रदर्शित हो गया। ये जहां पे एक दूसरे को कट किए वहीं क्या हो जाएगा, इसका आंसर। ये हो गया ग्राफीय विधि में। प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा, जैसे अगर आ गया x माइनस वाई बराबर 10, फिर कहीं आ गया x प्लस वाई बराबर 16। ठीक, तो यहां से क्या कर देंगे कि x का वैल्यू निकाल लेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, y इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 प्लस वाई, और ये x का वैल्यू निकल गया। इसी x के वैल्यू को इधर यहाँ रख दिए, यानी x के जगह पे x का वैल्यू रख दिए, तो क्या आ गया, इसके जगह पे लिख देंगे, इसके जगह पे इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस वाई, पहले से रखा है y इक्वल टू हो गया 16। ये 2y और 10 इधर गया तो घट गया, ये 2y और इधर आ गया तो 16 माइनस 10 यानी कि 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। तो आपने क्या किया कि एक के जगह पर दूसरे के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया, यानी x को हटा दिया और x के जगह पे क्या कर दिया, y के रूप में रख दिया।
तो इसको बोलेंगे प्रतिस्थापन। ठीक, यानी एक के जगह पे दूसरा स्थापित हो गया। और जब y का वैल्यू निकल गया तो x बराबर पता ही है आपको 10 प्लस वाई यानी कि 10 प्लस 3, तो x का एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगा 13। ये कहलाएगा प्रतिस्थापन विधि। अब विलोपन में क्या होगा कि इसको विलुप्त करेगा। जैसे मान लीजिए ये है x माइनस वाई बराबर 10, दूसरा है x प्लस वाई बराबर 16। अब इनको क्या कर दिए कि हमने जोड़ दिया, जोड़ने पर जोड़ दिए तो ये प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे, ये 2x बराबर बच जाएगा 26, तो x बराबर 13। ऐसे भी आया था मान, इस तरह भी आ गया। तो यहाँ पे क्या किए, ये विलुप्त हो गया। यानी हमने कुछ ऐसी गणितीय प्रक्रिया की कि इसमें एक चर को क्या कर दिया, गायब कर दिया। ठीक, अब एक चर को गायब कर दिया तो दूसरे चर का वैल्यू निकल गया। अब फिर जब एक चर का वैल्यू निकल गया तो किसी एक समीकरण में रख के दूसरे चर का भी मान निकाल लेंगे। यानी ये रहा, आपको ये 3 मेथड पढ़ना है। ठीक, ग्राफ बना के एक का मान दूसरे के ऊपर प्रतिस्थापित करके और किसी एक चर को खत्म करके सॉल्व करना है। ठीक, चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपके सिलेबस में, ग्राफीय विधि। ठीक, नोट करेंगे इसको। चलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्राफीय विधि जानने के लिए सबसे पहले आपको ग्राफ का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, ग्राफ के बारे में निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं। यस सर। चलिए अब डिटेल में देखते हैं किसको, ग्राफीय विधि। अब ग्राफीय विधि जानने के लिए आपको ग्राफ के बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए, जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ये क्या कहलाता है, एक्स अक्ष, इसे बोलते हैं वाई अक्ष। इधर की तरफ पॉजिटिव वाले अंक होते हैं, इधर की तरफ निगेटिव वाले। ठीक, यस सर। इधर की तरफ भी होते हैं निगेटिव वाले और इधर की तरफ होते हैं पॉजिटिव। बीच जो सेंटर होता है इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, और इसका निर्देशांक हो जाता है 0 0। तो अब आपको इसमें 2 तल पता होने चाहिए। इसका नाम है क्षैतिज तल, इसको बोलते हैं, यानी ये क्षैतिज अक्ष है, ये ऊर्ध्व अक्ष है। तो अगर इन दोनों का वैल्यू पता होगा तब आप मूल बिंदु से उस पोजीशन को, उस बिंदु को ज्ञात कर पाएंगे कि वो कहाँ स्थित है। दाहिने साइड की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव संख्या है, बाएं साइड की तरफ निगेटिव, ऊपर की तरफ होती है पॉजिटिव, नीचे की तरफ निगेटिव। इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, और इसको बोलते हैं फोर्थ। ठीक, ये चीजें आपने पढ़ लिया है 9th में। क्योंकि फ्री हैंड बनाएंगे तो मतलब बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा, फिर भी ट्राई किया जाएगा। ये ग्राफ में क्या होता है, एग्जैक्ट दूरी पे होता है। हम यहाँ फ्री हैंड बनाने हैं, लेकिन आप लोग को स्केल से बनाना है तो क्या बनाएंगे, एग्जैक्ट दूरी पे बनाएंगे, एक स्टैंडर्ड लेकर के। आधे सेंटीमीटर का ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर का ले लीजिए, लेकिन स्टैंडर्ड जो मानक ले लिए उसी आधार पे सब दूरी होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से यहाँ तक 2-2 सेंटीमीटर पे चल रहे थे और यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे बनाने लगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि इधर होते हैं प्लस वाली संख्याएं 1 2 3 4 बढ़ता जाएगा, इधर होती हैं माइनस वाली संख्याएं, ये भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ग्राफीय विधि में मेन रूप से करते क्या हैं, प्रोसेस ये है
कि समीकरण युग्म को हल करना है, तो उस समीकरण के बारे में कुछ आपको जानकारी होना चाहिए। तो आप समीकरण अगर दो दिया रहेगा समीकरण, तो उन समीकरणों से उस समीकरण को कौन से बिंदु सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको रेखा के रूप में कन्वर्ट करके उसका बिंदु निकालेंगे, और कम से कम दो बिंदु मिल जाए तो उन दो बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा का निर्माण करेंगे। फिर इसी तरह दूसरे समीकरण के लिए बिंदु निकालेंगे और फिर उन दोनों बिंदुओं से मिलाते हुए दूसरी रेखा का निर्माण करेंगे, और जहां पे ये एक दूसरे को काटेंगे वही क्या होगा, इनका आंसर होगा। ठीक, तो इसके लिए आप सबसे पहले उसको मानक रूप में बदलना सीखिए। फिर आपके सिलेबस में है उनका प्रवृत्ति यानी गुण भी आपको उसके बारे में अभी पढ़ना है। ठीक, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया था एग्जाम्पल के तौर पर, पिछले क्वेश्चन क्या एग्जाम्पल लिए थे कि x माइनस वाई बराबर 10 और x प्लस वाई बराबर 16, यही लिए थे। तो इसमें क्या करेंगे कि x और y का कौन सा मान सेटिस्फाई हो रहा है बिंदु निकाल करके ग्राफ बनाएंगे, यानी ग्राफ का निर्माण करेंगे, रेखा का निर्माण करेंगे। फिर दूसरे समीकरण के लिए x प्लस वाई बराबर 16 क्या सेटिस्फाई कर रहा है, इसका ग्राफ का निर्माण करेंगे, और जहां पे ये दोनों क्रॉस करेंगे वही क्या हो जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे। ठीक, तो इसमें एक और चीज जान जाइए कि इनके गुण क्या होते हैं और इनकी प्रकृति किस तरह की होती है। ठीक, चलिए पहले वो देख लेते हैं प्रकृति इनकी कैसी होती है। यानी ग्राफीय विधि में आपको ग्राफ बनाने के लिए रेखा का निर्माण करना है, और रेखा का मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी मानक रूप रेखा का क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यानी x होगा कुछ y होगा और कुछ अचर होगा। x के गुणांक को a से दर्शाते हैं, y के गुणांक को b से दर्शाते हैं, और अचर को c से दर्शाते हैं। a b c का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लीजिए -3x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे पूछा जाए कि a क्या है, तो a का वैल्यू क्या है, जो x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है -3। b क्या है, जो y का गुणांक है, y का गुणांक क्या है 2 या +2। c क्या है, जो अचर संख्या है, यानी ये क्या है। अब इसमें ध्यान देंगे कि जब इस फॉर्म में होगा तभी ये लिख पाएंगे। अगर कहीं यही लिखा होता कि -3x प्लस 2y बराबर 10, तो यहाँ से तुलना नहीं करते, क्योंकि यहाँ से ये इस रूप में नहीं है। अक्षर को भी इस साइड लाएंगे और बराबर में 0 होना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, मानक रूप में आ जाएगा। उसके बाद इसकी तुलना करेंगे। दोनों समीकरण एक ही चीज को प्रदर्शित करते हैं। ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब चूंकि अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाए बगैर तुलना कर देंगे तो सी का मान आप क्या लिख देंगे, +10, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, इसके लिए बताइए तो ए का मान क्या है, ए का मान है 2, ए का मान है 2, बी का मान -3, सी का मान 7/2। ठीक, ए का मान क्या है 2, बी का मान हो गया -3 और सी का मान 7/2। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। यानी कि रेखा के मानक रूप में x के गुणांक a बोलते हैं, y के गुणांक को b बोलते हैं, अचर को c बोलते हैं। ये आप छांट लेंगे। कोई भी समीकरण दिया रहेगा तो a b c का मान निकाल लेंगे।
चलिए, तो आगे ये जो गुण है इसमें क्या है कि एक सारणी है जो आपको इन गुणांकों के आधार पर प्रदर्शित करेगी कि इनका गुण क्या है। ठीक, और इस सारणी के लिए हमें इसका निर्माण करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, पूरा चार्ट ही बनाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण युग्म इससे पहले ये जान लीजिए, मान लीजिए दो समीकरण है 3x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, आ गया 5x प्लस 8y माइनस 15 इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। दो समीकरण युग्म हो गए। तो ये पहला समीकरण है तो इसमें x का एक गुणांक है कुछ, ये दूसरा समीकरण है इसमें भी x का गुणांक है। तो पहला समीकरण है इसलिए इसको बोलेंगे क्या, a1, यानी ये a है लेकिन फर्स्ट समीकरण का है तो फर्स्ट लगा दिए। ये -2 क्या है, b है लेकिन किस समीकरण का है, फर्स्ट का। ये अचर क्या है, c है लेकिन किसका है, फर्स्ट का। यहाँ पे ये जो 5 है ये भी क्या है, a ही है लेकिन किसका, सेकेंड का। ये +8 क्या है, b है लेकिन किसका है, सेकेंड वाले समीकरण का। ये c है लेकिन किसका है, सेकेंड समीकरण का है। यानी कि अगर दो समीकरण रहे तो फर्स्ट समीकरण में के x के गुणांक को क्या बोलते हैं, a1। सेकेंड समीकरण के x के गुणांक को बोलते हैं a2। फर्स्ट समीकरण के y के गुणांक को बोलते हैं b1। सेकेंड समीकरण के y के गुणांक को बोलते हैं b2। फर्स्ट समीकरण के अचर को बोलते हैं c1 और सेकेंड समीकरण के अचर को बोलते हैं c2। ठीक, इसी तरह अगर कोई तीसरा समीकरण होता तो a3 b3 c3 रहता। ठीक, लेकिन आपके अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समीकरण युग्म, यानी दो समीकरणों का युग्म। ठीक, इसके गुण में हम लोगों को देखना है कि x के गुणांकों का अनुपात क्या है, y के गुणांकों का अनुपात क्या है, अचर का अनुपात क्या है। ठीक, मिटा दे इसको। चलिए देखते हैं, समीकरण युग्म हो गया। आपका चार्ट दिया है, चार्ट नंबर ये क्या है, 3.1 है। कौन सा चार्ट है, सारणी है 3.1। ये सारणी 3.1 है, आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक, पहला में समीकरण युग्म लिखेंगे, दूसरा उसमें x के चरों का मतलब x के गुणांकों का अनुपात करेंगे, फिर y के गुणांकों का अनुपात करेंगे। तीसरे में क्या है, अचरों का अनुपात है। चौथा आपका यह है अनुपातों की तुलना। अनुपातों की तुलना। ठीक, पांचवा आपका है ग्राफीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 0। और दूसरा समीकरण दिया है
3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक। अब इसमें a1 का मान क्या है 1, a2 का मान क्या है 3, इसका अनुपात हो गया 1/3। b1 का मान क्या है -2 और b2 का मान 4, ये कट के हो जाएगा -1/2। c1 का मान क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि नहीं, इधर आएगा कुछ नहीं है, 0 है, तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा। 0 और यहाँ पे क्या है -20। ठीक। अब करेंगे अनुपातों की तुलना। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो गया। तीनों अनुपात की तुलना करेंगे। अगर जिस समय पहला ही बराबर ना हो, जैसे A1/A2 का मान कितना है 1/3, B1/B2 का मान कितना है -1/2, ये दोनों बराबर हैं नहीं, तो फिर आगे का चर्चा भी नहीं करेंगे। ये दोनों क्या हैं बराबर नहीं है। ठीक, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड के लिए 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। ये दिया है। दूसरे में A1/A2 का मान क्या होगा 2/4, यानी इसको बोल सकते हैं 1/2। इसका B1/B2 का मान होगा 3/6, इसको भी बोल सकते हैं 1/2। इसका मान क्या हो जाएगा -9/-18, इसको भी बोल सकते हैं 1/2। माइनस से माइनस कट जाएगा और 9 दूनी 18, यानी इसमें क्या आ गया A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों क्या आ गए बराबर आ गए। तीसरा क्या दिया है आपने x प्लस 2y माइनस x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। A1/A2 निकालिए, क्या आएगा 1/2। ठीक, B1/B2 निकालेंगे तो हो जाएगा 2/4, यानी कि 1/2। ये निकालेंगे -4/, -12 यानी 1/3। इसमें A1/A2 और B1/B2 बराबर हैं, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। ठीक, इतना आपको चार्ट दिया हुआ है। अब आप खुद से सोच के देखिए कि जब A1/A2 है, B1/B2 है, C1/C2 है, यानी x के गुणांकों का अनुपात है, y के गुणांकों का अनुपात है और अचर के गुणांकों का अनुपात है। तीन चीजें हैं, तो संभावना क्या क्या बन सकती है। एक संभावना ये हो सकती है कि ये दोनों बराबर हों, एक संभावना, और ये बराबर ना हो, तो वो है कंडीशन नंबर 3। एक संभावना ये है कि ये दोनों बराबर ना हो, ये बराबर भले हो, तो जब यही दोनों बराबर नहीं है तो ये एक कंडीशन बन गया, कंडीशन नंबर फर्स्ट। तीसरा क्या हो सकता है कि ये और ये तीनों क्या हो बराबर हो, यही हो सकता है। तो जब इसका ग्राफ बनेगा तो ग्राफ में क्या होता है, जहां पर x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं होता, वहां पे जो दोनों रेखाओं का निर्माण होगा वो क्या होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। ये क्या करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है।
प्रतिच्छेद लिखना है, प्रतिच्छेद। यानी जहां पर A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का अनुपात बराबर ना हो तो रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी एक दूसरे को काटती हैं। ठीक, इसका सिंबल क्या हो जाएगा कि ये एक दूसरे को काटेगी। काट रही हैं। ठीक, और जहां पर A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों बराबर हो जाए, यानी एक तरह से देखा जाए कि ये इसी का दोगुना है ना, 2 से गुणा कर दिया गया है, यानी एक ही लाइन को प्रदर्शित करेंगे। ये दोनों क्या करेंगे, एक ही लाइन को प्रदर्शित करेंगे, तो इनको कहा जाएगा संपाती, या ये समझ सकते हो कि एक ही रेखा को एक ही रेखा को निरूपित करती हैं। जिस समय A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर ना हो उस समय ये क्या करती हैं, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। और जिस समय तीनों अनुपात क्या है, बराबर है, उस समय ये संपाती होती है, एक ही रेखा को प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए ऐसे कोई रेखाखंड आया, दूसरा समीकरण कुछ इस तरह गया, आगे बढ़ाने पे पता चला कि ये दोनों किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, एक ही रेखा को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक, और तीसरा जो कंडीशन है, जिस समय A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर हो लेकिन इनके अक्षरों का अनुपात यानी C1 बटा C2 एक दूसरे के बराबर न हो, उस समय ये हो जाती हैं समांतर। ये समांतर रेखाएं हो जाती हैं, यानी एक दूसरे को कहीं काटती नहीं है। एक दूसरे के समान होती है। ठीक, समझ में आया? आप खुद से सोच के देखो कि दो रेखाएं हैं तो क्या क्या संभावना हो सकती है, या तो कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को काट दें, या तो कहीं भी एक दूसरे को न काटे, या फिर हर बिंदु पर एक दूसरे को काटे। एक ही रेखा पे दोनों हो, एक ही पे दोनों होंगे तो हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच करेंगे। ठीक, तो जब इसका बीज गणितीय रूप से देखा जाता है तो इसका केवल एक आंसर आता है। इस कंडीशन में केवल एक आंसर आता है, इसलिए इसको कहा जाता है अद्वितीय हल, या इसको कह सकते हैं केवल एक हल, अद्वितीय हल, या इसको बोल सकते हैं केवल एक हल। जब एक ही रेखा को प्रदर्शित करते हैं तो हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे क्रॉस करती हैं तो केवल एक हल होता है। यह हर एक पॉइंट पर क्रॉस करती हैं, इसके बिंदुओं की संख्या सीमित नहीं है, तो इसको कहा जाता है अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक, और जिस समय ये समांतर हो जाती हैं, यानी एक दूसरे को कहीं भी काटती नहीं है, तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता। यानी अब आप एक बार फिर से समझ लीजिए, ये चार्ट चूंकि आपके बुक में दिया हुआ है, इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जिस समय x का अनुपात, x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों का अनुपात और अचर का अनुपात निकालेंगे, और x के गुणांक का अनुपात y के गुणांक का अनुपात के बराबर ना हो, इसका मतलब ग्राफ के रूप में वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, और बीजगणितीय रूप में हल करेंगे तो उसका केवल एक आंसर आएगा, और इसे कहा जाएगा संगत प्रकृति। ये क्या होंगे? संगत। ठीक, और जिस समय इन तीनों का अनुपात आपस में बराबर हो जाए, एक ही रेखा को निरूपित करती हैं, तो इसके क्या होंगे? बीजगणितीय रूप में क्या होगा? अनेक हल होंगे, यानी एक से अधिक मानों के लिए ये सेटिस्फाई होगा। ठीक, तो इस समय इसको भी क्या बोला जाता है? संगत।
और जिस कंडीशन में इनके x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों का अनुपात के बराबर हो, लेकिन अक्षर का अनुपात बराबर न हो, तो उस समय ये समांतर रेखाएं प्रदर्शित करती हैं और ये कहीं एक दूसरे को नहीं काटती, तो इसका कोई हल नहीं होता और इसको कहा जाता है असंगत। यानी इसकी प्रकृति संगत होती है, ये भी संगत होता है और ये असंगत होता है। तो जब भी हल किया जाएगा समीकरणों को, तो जो संगत होंगे उन्हीं को केवल हल किया जा सकता है, जो असंगत होंगे उसका कोई हल नहीं होता है। ये चीज समझ गए हैं? एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। यानी जिस समय अनुपात बराबर न हो तो वो प्रतिच्छेदित करती हैं, ये उसका हल होता है। और क्या होती है? समीकरण संगत होते हैं। जिस समय तीनों का अनुपात बराबर होता है वो संपाती होती हैं, एक ही रेखा को प्रदर्शित करती हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और ये भी संगत होती हैं। और जिस समय x के गुणांक का अनुपात y के गुणांक का अनुपात बराबर हो, लेकिन अक्षर का अनुपात बराबर न हो, वो समांतर रेखाएं प्रदर्शित करती हैं, उसका कोई हल नहीं होता और इसे असंगत कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए इसका कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, ताकि पूरी तरह से 100% क्या हो जाए, सेट हो जाए माइंड में। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं। हमने लिख दिया 3x - 2y + b = 0, 4x - 6y, ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब इन दोनों के आधार पर बताना है कि ये संगत है कि असंगत है, प्रतिच्छेदित करती हैं कि संपाती रेखाएं हैं कि समांतर रेखाएं हैं, और ये भी बताना है बीजगणितीय रूप से इसके एक हल हैं कि अनेक हल हैं कि कोई हल नहीं है। तो इसके लिए अनुपातों का तुलना करेंगे। अनुपात हमारे पास क्या है? x के अनुपात, y के अनुपात और अचर के अनुपात। अनुपात x का क्या है? 3/4, इसका क्या है? -2/-6 यानी कि 1/3, इसका है 20/40 यानी 1/2। आपको क्या दिखा कि a1/a2 और b1/b2 बराबर है? नहीं, यानी ये संगत है, ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या होगा? संगत होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगा और एक हल होगा। समझ में आया? यस सर। ये संगत होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगा और इसका एक हल होगा। ठीक, मान लो यहीं पे कोई दूसरा एग्जांपल ले लिया जाए। एक समीकरण तो ये रह गया। दूसरा समीकरण, इसमें अनुपात क्या हो गया? 3/6 यानी कि 1/2, -2/-4 यानी 1/2, 20/40 यानी 1/2। अब इस कंडीशन में क्या हुआ? यह संपाती होगा, संगत होगा। ये दोनों बराबर है संपाती होगा और ये भी बराबर है, यानी इसका मान भी है 1/2, इसका मान भी 1/2, इसका मान भी 1/2। तो संगत होगा, संपाती होगा और अनेक हल होंगे। यानी इस कंडीशन में संगत होगा, संपाती होगा और अनेक हल होंगे। मान लीजिए तीसरा एग्जांपल कोई ले लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन आ गया, x - y + 12 = 0,
x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे अनुपात क्या हो जाएगा, 1/1, इसका अनुपात हो जाएगा -1/2। यही दोनों बराबर नहीं हुए, यानी फिक्स हो गया कि क्या है, संगत है, प्रतिच्छेदित करती हैं और इसके एक हल होंगे। मान लीजिए इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये कह दे x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0। ये असंगत हो गया। तो इसका अनुपात 1:1 है, इसका अनुपात, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। तो जब ये बराबर हो जाएंगे और आगे ये नहीं होगा, 12/10 इसके बराबर नहीं होगा, यानी इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, असंगत, समांतर और कोई हल नहीं। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली कंप्लीट करेंगे।